गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम कमलप्रीत कौर है और मैं जेपीसी बीकानेर में इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चरर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये लास्ट यूनिट जो हमारी 5th यूनिट है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, उसका 5.2 टॉपिक है HDLC। तो HDLC के को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। HDLC का मतलब है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। तो एक डेटा लिंक जो लेयर है उसका प्रोटोकॉल है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है डेटा लिंक लेयर का। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ऊपर हमारी नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर से ऊपर की जो नेटवर्क लेयर है, वहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो पैकेट्स के फॉर्म में मिलती है और डेटा लिंक लेयर का काम उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करना होता है। और जो HDLC प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल आप डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटोकॉल ऐसे रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह कर पाते हैं रिलायबली। तो ये डेटा लिंक लेयर का एक प्रोटोकॉल है ताकि जो डेटा है वो नेटवर्क पॉइंट्स के थ्रू आसानी से ट्रांसमिट हो जाए। तो ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच अगर हमें डेटा ट्रांसमिट करना है किसी नेटवर्क के थ्रू, तो हम जानते हैं कि उस नेटवर्क के बीच में खूब सारे नोड्स होंगे। तो उन सारे नोड्स से जो डेटा है वो हमारा गुजरता है, पास थ्रू होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक प्रोटोकॉल है। अब क्योंकि ये डेटा लिंक प्रोटोकॉल है तो ये इसमें जो डेटा होगा वो फ्रेम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि डेटा लिंक लेयर का काम ही पैकेट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो डेटा लिंक प्रोटोकॉल है इसमें डेटा जो है वो फ्रेम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। दूसरी बात ये है कि एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ना कि करेक्टर ओरिएंटेड। दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, करेक्टर ओरिएंटेड होता है और एक बिट ओरिएंटेड। कैरेक्टर ओरिएंटेड में जो हमारा डेटा होता है वो बाइट्स की फॉर्म में जाता है, ग्रुप ऑफ बिट्स जिसको हम बोलते हैं। लेकिन बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में ये बिट्स की फॉर्म में जाता है। तो ये एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है वहां पे भी, और जहाँ पे एक ट्रांसमीटर है और खूब सारे रिसीवर है वहां पे भी ये काम में आता है। अब देखिए इसके ट्रांसफर मोड्स दो टाइप के हैं। ये दो टाइप के ट्रांसफर मोड्स को सपोर्ट करता है। फर्स्ट है नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड जिसको NRM बोलते हैं, और दूसरा है एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड ABM। तो देखिए नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में क्या है, जो स्टेशन सेंड कर रहा है उसको हमने प्राइमरी स्टेशन माना है और जो स्टेशन रिसीव कर रहा है उसको सेकेंडरी स्टेशन माना है। तो NRM मोड के अंदर प्राइमरी स्टेशन सिर्फ कमांड ट्रांसमिट करेगा, डेटा देगा, और सेकेंडरी स्टेशन का काम सिर्फ अगर उसको सही सलामत मिल जाता है तो उसको रिस्पॉन्स करने का काम है। तो NRM मोड के अंदर दो स्टेशन हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा सेंड कर रहा है और सेकेंडरी का काम रिस्पॉन्स को सेंड करना है, जिसको हम एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं। देखिए इस डायग्राम के अंदर NRM मोड को भी दो पार्ट्स में दो तरीके से दिखाया गया है, दो सिनेरियो में दिखाया गया है। पहला है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और दूसरा है मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। तो पॉइंट टू पॉइंट में मैंने बताया था एक हमारा प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी का काम है, क्योंकि ये NRM मोड है तो प्राइमरी का काम कमांड देना है, सेकेंडरी का काम रिस्पॉन्स करना है। उसी प्रकार से मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन के अंदर प्राइमरी स्टेशन का काम वही अगेन कमांड करना है, लेकिन मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन में दो सेकेंडरी स्टेशन हैं दिखाए गए हैं, दो सेकेंडरी, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यानी एक प्राइमरी स्टेशन हो सकता है और कई सारे सेकेंडरी स्टेशन होते हैं, लेकिन काम यहाँ पे सेकेंडरी स्टेशन का वही रहेगा, जो भी कमांड उसको रिसीव हो रही है उसको रिस्पॉन्स करने का काम रहेगा। नेक्स्ट है एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड ABM। तो देखिए एसिंक्रोनस में क्या है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, मतलब कोई भी कमांड भेज सकता है और कोई भी रिस्पॉन्स कर सकता है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस यही है NRM और ABM के अंदर। तो ABM में देखिए आप देख सकते हैं दो स्टेशन हैं, तो इसमें कोई प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेशन नहीं बना सकते हम। क्यों? क्योंकि दोनों ही कमांड भेज रहे हैं, दोनों ही रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन वाला काम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे दो स्टेशंस हैं, दोनों के बीच में एक नेटवर्क सेटअप हो रखा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप हो रखा है, और दोनों स्टेशंस कमांड भी भेज सकते हैं। अगर एक कमांड भेजेगा तो दूसरा रिस्पॉन्स करेगा, दूसरा कमांड भेजेगा तो पहला वाला रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन इसके
इसमें दोनों ही जो है अपने कमांड्स भेज सकते हैं, कोई भी जो स्टेशन है वो ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, जबकि एनआरएम मोड पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। यदि हम इसको पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यूज़ करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जो है नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कमांड भेज सकता है और कोई भी रिस्पॉन्स कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर खूब सारे स्टेशंस जुड़े हुए होंगे एक पर्टिकुलर स्टेशन से, तो कौन कब रिस्पॉन्स कर रहा है उसका कुछ हमें डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से बहुत नेटवर्क में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब आते हैं एचडीएलसी के फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए, एचडीएलसी क्या है? बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मतलब इसके अंदर जो भी हम फील्ड्स, जो भी हम फील्ड लेंगे, ये जो फ्रेम है वो 6 फील्ड से बना हुआ है। कौन कौन से फील्ड है? फ्लैग है सबसे पहला, देन एड्रेस फील्ड, देन कंट्रोल फील्ड, देन पेलोड, देन एफसीएस एंड फ्लैग। तो ये सारे 6 फील्ड्स हैं इसके अंदर, और ये बिट की फॉर्म में है। मतलब हर एक फील्ड को हम शो करने के लिए ग्रुप ऑफ बिट्स यूज कर रहे हैं। तो ये बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हुआ। देखिए, फ्लैग सबसे पहले फ्लैग है। फ्लैग 1 बाइट का या फिर 8 बिट का एक सीक्वेंस है। फ्लैग से हमें क्या पता चलता है कि हमारा फ्रेम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये कहाँ होना चाहिए? फ्रेम के स्टार्टिंग में होना चाहिए और फ्रेम के एंड में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस एचडीएलसी फ्रेम में स्टार्टिंग में 1 बाइट का फ्लैग है और एंड में भी 1 बाइट का फ्लैग है, और फ्लैग की सीक्वेंस है इसके अंदर। ये सीक्वेंस जो है वो फिक्स है, 0 1 1 1 1 1 0। तो ये सीक्वेंस भी फिक्स है, ये बिट पैटर्न फिक्स है फ्लैग के लिए। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड भी 1 बाइट का है, यानी 8 बिट्स का है। तो इसमें एड्रेस में क्या होता है? अगर एक प्राइमरी स्टेशन फ्रेम भेज रहा है, तो प्राइमरी स्टेशन के एचडीएलसी फ्रेम में सेकेंडरी स्टेशन का एड्रेस होगा। एड्रेस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा फ्रेम रास्ते में ही गुम सकता है, लॉस हो सकता है फ्रेम का। तो इसलिए एक एड्रेस फील्ड अलग से रखा गया है। तो जो सेंडर स्टेशन है और रिसीवर स्टेशन है, तो जब सेंडर स्टेशन अपना फ्रेम भेजेगा तो एड्रेस वो रिसीवर का रखेगा, और जब सेकेंडरी स्टेशन अपना कोई फ्रेम भेजेगा प्राइमरी को, तो प्राइमरी का एड्रेस इसमें स्टोर करके रखेगा, तो जिससे फ्रेम का पता लगेगा कि उसको किस एड्रेस पे पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है कंट्रोल फील्ड। ये 1 या 2 बाइट्स का हो सकता है कंट्रोल फील्ड, और ये एरर, जो भी एरर पॉसिबल एरर आ सकती है बिट्स के अंदर, उसको कंट्रोल करता है। और जो फ्लो है, फ्रेम को किस पाथ से जाना चाहिए उसका फ्लो जो है उसको कंट्रोल करता है। तो इसके 2 काम है, एक तो फ्लो को कंट्रोल करना, एक एरर को कंट्रोल करना, और इसका साइज है 1 बाइट भी हो सकता है और 2 बाइट भी हो सकता है। नेक्स्ट जो फील्ड है ये है पेलोड। पेलोड मतलब जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो। अब इसमें वेरिएबल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो एक्चुअल डेटा जो हमें नेटवर्क लेयर से मिला है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है। डेटा कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, उसकी लेंथ वेरी करती रहेगी। और जो नेटवर्क लेयर से हमें डेटा मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा? पैकेट फॉर्म में होगा। ठीक है, और उसी पैकेट को हम इस फ्रेमिंग के थ्रू, डेटा लिंक लेयर उसका फ्रेम बना रही है यूजिंग एचडीएलसी प्रोटोकॉल। तो जो पेलोड है इसका मतलब है जो भी हमारा डेटा है उससे है। नेक्स्ट है एफसीएस, यानी फ्रेम चेक सीक्वेंस। फ्रेम चेक सीक्वेंस ये 2 बाइट का भी हो सकता है, 2 से लेके 4 बाइट का हो सकता है, 3 बाइट्स का भी हो सकता है। तो देखिए, फ्रेम चेक सीक्वेंस जो फ्रेम को ट्रांसमिट किया जाता है, तो अलग अलग फ्रेम्स हो सकता है, एक ही डेटा लिंक लेयर भेज रही है, मतलब आपका प्राइमरी स्टेशन एक है, उसमें डेटा लिंक लेयर जो फ्रेम्स सेंड कर रही है, खूब सारे फ्रेम्स सेंड कर दिए, तो उन फ्रेम्स पे एक सीक्वेंस नंबर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सारे फ्रेम्स ट्रांसमिट किए गए हैं वो एक ही पाथ को फॉलो करें, अलग अलग पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए जो फ्रेम हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उस पर सीक्वेंस नंबर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एफसीएस का काम भी यही है, एक सीक्वेंस नंबर देना और उस सीक्वेंस को फिर रिसीवर पे चेक करना, और चेक करके ये बताना कि कोई एरर तो नहीं हुई है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अपने सेकंड थर्ड यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। साइक्लिक रिडंडेंसी कोड हमने न्यूमेरिकल भी किया था, तो सीआरसी इसके अंदर यूज होता है। तो ये इसका एचडीएलसी का फ्रेम स्ट्रक्चर है।
अब है टाइप्स ऑफ HDLC फ्रेम्स। तो 3 टाइप के हमारे पास फ्रेम्स हैं, मतलब ये जो फ्रेम का फॉर्मेट हमने देखा है इसमें भी थोड़े माइनर चेंजेस करके 3 टाइप्स के HDLC फ्रेम्स बने हैं। और इन फ्रेम्स को कैसे डिफरेंशिएट किया है, कंट्रोल फील्ड के आधार पे। ये जो हमने कंट्रोल फील्ड देखा था ये एक जनरल फ्रेम का स्ट्रक्चर है, ऊपर जो हमने पढ़ा है अभी वो HDLC एक जनरल फ्रेम का स्ट्रक्चर है, और इसके कंट्रोल फील्ड में कुछ वेरिएशंस करें और उससे हमें 3 अलग टाइप के HDLC फ्रेम्स बनते हैं। फर्स्ट है आई फ्रेम, दूसरा है एस फ्रेम एंड थर्ड है यू फ्रेम। तो आई फ्रेम से मतलब है इंफॉर्मेशन फ्रेम से। तो इंफॉर्मेशन फ्रेम क्या है, ये इंफॉर्मेशन भेजने के लिए बेसिकली यूज किया जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जो अभी हमने डिस्कस किया है बिल्कुल वैसा ही है। ये आई फ्रेम है, देखिए इसमें फ्लैग है, एड्रेस है, कंट्रोल फील्ड है, यूजर डेटा फ्रॉम अपर लेयर जिसको हमने पेलोड बोला था वो है, FCS है मतलब फ्रेम चेक सीक्वेंस है, और फ्लैग है। तो इसके अंदर कंट्रोल फील्ड होगा ही होगा। तो आई फ्रेम के अंदर कंट्रोल फील्ड हमेशा होता है और ये यूजर डेटा भी हमेशा रहेगा, क्योंकि एक प्रकार का इंफॉर्मेशन फ्रेम है, मतलब इससे इंफॉर्मेशन जो है एक्चुअली वो ट्रांसमिट हो रही है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसका कंट्रोल फील्ड है, जो उसका जो फर्स्ट बिट होता है वो 0 रहेगा। तो फर्स्ट बिट क्या है कंट्रोल फील्ड की, उसके आधार पे हमने 3 टाइप के फ्रेम बनाए हैं। सेकंड टाइप का जो फ्रेम है वो एस फ्रेम है। एस फ्रेम मतलब सुपरवाइजरी फ्रेम, सुपरविजन का काम करेगा, देख रेख का काम करेगा। इसके अंदर इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन फील्ड ऑलरेडी आई फ्रेम के थ्रू ट्रांसमिट किया जा चुका है। तो एस फ्रेम में इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं होगा, बाकी सारे फील्ड आप देख सकते हैं, फ्लैग है, एड्रेस है, कंट्रोल है, FCS एंड फ्लैग है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो कंट्रोल फील्ड है एस फ्रेम का, उसकी जो फर्स्ट 2 बिट्स होंगे वो 10 होंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। थर्ड फ्रेम है यू फ्रेम। यू फ्रेम मतलब अननंबर्ड फ्रेम्स। ये एक प्रकार से मैनेजमेंट का काम करता है, मतलब जो भी हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जो भी हम पाथ यूज कर रहे हैं, उस सारी इंफॉर्मेशन, फ्रेम कहाँ-कहाँ से आपका ट्रैवल करके जा रहा है, किस-किस नोड से पास थ्रू हुआ है, तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो यू फ्रेम रखता है। और यू फ्रेम में आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है, इंफॉर्मेशन फील्ड की जगह यानी पेलोड की जगह मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है। तो एक प्रकार से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, ये जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं वो नहीं है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, एक प्रकार से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है। और जो इसका कंट्रोल फील्ड है, इसकी जो फर्स्ट 2 बिट्स होंगी उसका नंबर होगा 1 1। तो आप देख सकते हैं आई फ्रेम में जो कंट्रोल फील्ड है उसकी फर्स्ट बिट 0 है। एस फ्रेम के अंदर जो कंट्रोल फील्ड है उसकी फर्स्ट 2 बिट्स 10 है, और यू फ्रेम के अंदर जो कंट्रोल फील्ड है उसकी जो स्टार्टिंग की 2 बिट्स है वो 1 1 है। तो इस प्रकार से कंट्रोल फील्ड की स्टार्टिंग बिट्स के आधार पे हमने ये फ्रेम्स को डिवाइड किया है। एक फ्रेम इंफॉर्मेशन भेजने का काम कर रहा है, दूसरा फ्रेम सुपरविजन का काम कर रहा है, और तीसरा फ्रेम मैनेजमेंट का काम कर रहा है। तो ये HDLC टॉपिक पूरा कवर हुआ। इसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि HDLC क्या होता है, कौन-कौन से इसके ट्रांसफर मोड है, NRM मोड है, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड जिसको बोला है, और एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड हमने इसको बोला है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है HDLC का फ्रेम स्ट्रक्चर। एक जनरल फ्रेम जो HDLC का होता है वो क्या होता है, और कंट्रोल फील्ड के आधार पे HDLC को हमने 3 फ्रेम्स में डिवाइड किया है, आई फ्रेम यानी इंफॉर्मेशन फ्रेम, एस फ्रेम एंड यू फ्रेम। तो ये आपका HDLC पूरा कवर हो गया है।